हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी हेल्पफुल है। तो देखिए यहाँ पे हम लगभग 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर के आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी प्रकार के क्वेश्चनों को यहाँ पे समावेश किया गया है। कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी हैं, छोटे क्वेश्चन, छोटे यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी हैं, और कुछ यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी है, उनको भी साथ ही साथ तैयार करना है। तो सभी के सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चैनल पे आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन की क्रिया को प्रभावित करने वाले, या आप ये कह सकते हैं कि शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन की क्रिया में शामिल हार्मोन्सों के नाम बताना है आपको। यानी ऐसे कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। तो आपको याद रखना है दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। पहला जो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है वो होता है आपका, यहाँ पे आपको याद रखना है पहला इंपॉर्टेंट जो हार्मोन्स है वो है एलएच हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स है? तो पहला हार्मोन्स आपको याद रखना है एलएच हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स? एलएच हार्मोन्स। तो एलएच हार्मोन्स, इसका पूरा नाम क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। तो पहला आपको याद रखना है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स यानी कि एलएच हार्मोन्स। और जो दूसरा है एफएसएच। तो दूसरा कौन सा हार्मोन्स है? एफएसएच। इसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो दोनों इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं और ये दोनों इंपॉर्टेंट हार्मोन्स शुक्राणु जनन की क्रिया को भी और अंडाणु जनन की प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं यानी कि नियंत्रित करते हैं। तो दोनों हार्मोन शामिल होते हैं शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में और अंडाणु जनन यानी कि oogenesis की प्रक्रिया में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है जेनेटिक कोड के प्रमुख लक्षण लिखिए। देखिए जेनेटिक कोड को हम कहते हैं अनुवांशिक कूट। तो अनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड के जो लक्षण हैं यानी जो भी कैरेक्टर्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जेनेटिक कोड के लक्षण की यदि हम बात करते हैं तो कई सारे इंपॉर्टेंट लक्षण हैं। इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट लक्षण है वो ये है ट्रिपलेट कोड। क्या है? ट्रिपलेट कोड। पहला इंपॉर्टेंट लक्षण या पहली विशेषता जेनेटिक कोड की या अनुवांशिक कोड की यही है, ट्रिपलेट कोड। ट्रिपलेट कोड का मतलब जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ट्रिपलेट कोड का मतलब है कि 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बनी एक भाषा होती है जिसे हम कहते हैं कोडान। और ये कोडान क्या करते हैं? किसी भी अमीनो एसिड को कोड करने का काम करते हैं। यानी ट्रिपलेट कोड का मतलब है कि जो अनुवांशिक कोड है या जेनेटिक कोड है यह एक ट्रिपलेट कोड होता है। यानी 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बना एक कोड होता है जो किसी विशिष्ट अमीनो एसिड को कोड करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि प्रत्येक अनुवांशिक कोड जो होता है यह 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का समूह होता है जो कि प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए क्षार का समूह एक बना कोड आवश्यक होता है। यानी कोई भी अमीनो एसिड है तो उसको कोड करने के लिए 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बनी आवश्यक भाषा होती है जिसे हम कहते हैं कोडान। तो कोई भी नाइट्रोजनी क्षारक है, उन नाइट्रोजनी क्षारकों में 3 नाइट्रोजनी क्षारक आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? एक कोडान बनाते हैं। और ये कोडान क्या करते हैं? किसी विशिष्ट अमीनो एसिड को कोड करने का काम करते हैं। तो जेनेटिक कोड की पहली विशेषता क्या है कि इसमें ट्रिपलेट कोड होता है यानी 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बना एक कोडान होता है जो कि किसी विशेष अमीनो एसिड को कोड करने का काम करता है। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जेनेटिक कोड का लक्षण या विशेषता है वो ये है कि प्रारंभिक सिग्नल। मतलब कोई भी यदि प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है तो स्टार्टिंग करने वाला कुछ ना कुछ बिंदु या कुछ ना कुछ भाग तो जरूर होगा। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की स्टार्टिंग होती है यानी जेनेटिक कोड में जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करेंगे तो उसमें प्रारंभिक जो mRNA है उस पर पाए जाने वाले जो AUG तथा GUG कोडान होता है। देखिए ये दोनों स्टार्टिंग के कोडान होते हैं। मतलब यही जो है पेप्टाइड जो श्रृंखला होती है पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला उसके निर्माण का प्रारंभ करते हैं। इसीलिए इन्हें हम प्रारंभिक सिग्नल या हम समारंभन कोडान भी कहते हैं। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। देखिए ये AUG कोडान है। AUG जो होता है ये AUG कोडान मतलब एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन, ये 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बना एक कोडान है। और ये प्रारंभिक कोडान कहलाता है या आरंभन कोडान कहलाता है। किसी भी पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला का जो निर्माण होता है उसकी स्टार्टिंग करता है। तो AUG जो कोडान होता है ये मेथियोनिन नामक एमिनो एसिड को कोड करने का काम करता है। जबकि जो GUG कोडान होता है, ये GUG कोडान ये वैलिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है। तो
तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यह पूछा जाता है कि आरंभन कोडान कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है एयूजी। एयूजी क्या होता है? यह होता है आरंभन कोडान, किसी भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण को प्रारंभ करता है। उसके बाद दूसरा आरंभन कोडान इंपॉर्टेंट होता है जीयूजी। तो यही दो स्टार्टिंग कोडान होते हैं। मेनली आपका याद रखना है स्टार्टिंग कोडान एयूजी, इसके बाद जीयूजी कोडान। तो दोनों कोडान स्टार्टिंग करते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण को। तो दोनों का याद रखना है आपको। एयूजी कोडान जो होता है ये मेथियोनिन नामक एमिनो एसिड को कोड करता है, जबकि जो जीयूजी कोडान होता है ये वायलिन नामक एमिनो एसिड को कोड करने का काम करता है। तो जेनेटिक कोड की पहली विशेषता हो गई ट्रिपलेट कोड। दूसरा हो गया प्रारंभिक सिग्नल, यानी किसी भी श्रृंखला का स्टार्टिंग करना है तो उसके लिए प्रारंभिक सिग्नल कौन होता है? एयूजी कोडान होता है। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है? रुकावट सिग्नल। रुकावट सिग्नल का मतलब होता है कि जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है तो कुछ ऐसे कोडान होते हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण की क्रिया को प्रभावित करते हैं, यानी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण की क्रिया को रोकने का काम करते हैं, और इन्हें ही हम कहते हैं रुकावट सिग्नल। तो यहां पे आप देखेंगे कि कोई भी प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड जो है उसकी लंबाई निश्चित होती है, और उस श्रृंखला का यदि निर्माण हो गया है तो निर्माण होने के बाद उस क्रिया का समापन भी होता है। तो समापन भी आवश्यक होता है, और इसके लिए जो एमआरएनए पर पाए जाने वाले 3 कोडान होते हैं। देखिए आपका पहला होगा यूएए, दूसरा यूएजी और तीसरा यूजीए। ये तीनों कोडान किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यूएए, यूएजी तथा यूजीए ये तीनों कोडान किसी भी प्रकार से एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, यानी ये पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला के निर्माण की क्रिया को रोकने का काम करते हैं, इसलिए इनको हम रुकावट सिग्नल कहते हैं। तो ये तीनों कोडान किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, बल्कि ये श्रृंखला के निर्माण को रोक देते हैं। इसीलिए हम इन तीनों कोडानों को टर्मिनेटिंग कोडान कहते हैं, या आप मैनरिंग कोडान कह सकते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? हम मैनरिंग कोडान कहते हैं, या हम इन्हें क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग कोडान कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 विशेषताएं हो गई। और चौथी विशेषता इंपॉर्टेंट ये है कि एक कोडान हमेशा एक ही एमिनो एसिड को कोड करता है। अगर हम चाहें कि एक कोडान कई सारे एमिनो एसिड को कोड कर दे तो यह संभव नहीं है। एक कोडान हमेशा एक ही एमिनो एसिड को कोड कर सकता है। तो ये चारों जेनेटिक कोड की विशेषता आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है आपका, हीमोफिलिक स्त्री एवं सामान्य पुरुष द्वारा उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति। यानी कोई भी हीमोफिलिक स्त्री है और पुरुष कैसा है? सामान्य पुरुष। पुरुष कैसा है? यहाँ पे सामान्य है, यानी कि नॉर्मल है। तब इनमें हीमोफीलिया की वंशागति बतानी है। यानी यदि किसी सामान्य पुरुष का विवाह, ऐसा पुरुष जो कि सामान्य है, उसका विवाह यदि हम किसी ऐसी स्त्री के साथ कर दें जो कि हीमोफिलिक है। कैसी है? जो कि हीमोफिलिक है, तो उनमें जो संतान उत्पन्न होंगे उनमें हीमोफीलिया की वंशागति। तो देखिए जो हीमोफीलिया होता है ये अप्रभावी जीन H के कारण होता है। तो ये अप्रभावी जो जीन होता है ये केवल और केवल X गुणसूत्र पर प्रेजेंट होता है, यानी कि उपस्थित होता है। तो अब यदि हम बात करते हैं किसी भी मेल के अंदर क्या होते हैं? XX गुणसूत्र होते हैं। सॉरी, मेल के अंदर XY गुणसूत्र होते हैं, फीमेल के अंदर XX गुणसूत्र होते हैं। अब यहाँ पे रीजन क्या दिया गया? देखिए सबसे पहले दिया हीमोफिलिक स्त्री, यानी आपको स्त्री कैसी है? यहाँ पे हीमोफिलिक, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है हीमोफिलिक स्त्री। तो स्त्री कैसी है? यहाँ पे स्त्री है हीमोफिलिक, तो आपको हीमोफिलिक स्त्री ले लेना है। फिर पुरुष कैसा है? पुरुष है यहाँ पे सामान्य, तो यहाँ पे लिख लीजिए सामान्य पुरुष। पुरुष कैसा है? यहाँ पे पुरुष है यहाँ पे सामान्य, तो आप लिख लीजिए सामान्य पुरुष। अब देखिए हीमोफिलिक स्त्री है, मतलब स्त्री के दोनों X गुणसूत्रों पर अप्रभावी जीन H उपस्थित होगा। अब इसका क्रॉस हम कराएंगे किसके साथ? पुरुष कैसा है? सामान्य, यानी कि XY नॉर्मल होगा। ठीक है, अब इनका आप क्रॉस करा सकते हैं। तो इनका जब आप क्रॉस कराएंगे तो कुछ इस प्रकार से आप इनका क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराते आप सभी से बनता होगा, इसकी हमने कई सारी वीडियो क्रॉस कराने की बनाई है। यदि अभी तक आप नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। फिर इसके बाद इसका क्रॉस आप करा दीजिए बाई के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा ये बाई हो जाएगा। फिर इस वाले X का करा दीजिए इस X के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा X और ये X। फिर इसके बाद इस X का करा दीजिए किसके साथ? बाई के साथ करा दीजिए, तो ये हो गया।
अब आपका जहां जहां पे एक्स वाई दिख रहा है, एक्स वाई का मतलब क्या होता है, एक्स वाई का मतलब होता है मेल, यानी एक्स वाई यहां पे पुत्र प्राप्त हो रहे हैं। तो एक्स वाई जो है आप देख सकते हैं दोनों ही जो संतानें प्राप्त हो रही है जो कि पुत्र हैं एक्स वाई आप देख पा रहे हैं कि दोनों में एक्स में क्या है, अप्रभावी जीन एच उपस्थित है। मतलब पूरे के पूरे टोटल 100% जो पुत्र प्राप्त हो रहे हैं ये कैसे होंगे, ये हीमोफिलिक होंगे। कैसे होंगे, ये होंगे हीमोफिलिक। ये चीज आपको याद रखना है। वहीं यदि हम पुत्रियों की बात करते हैं तो देखिए यक्स यक्स में आपको गौर करना है केवल, तो यक्स यक्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है, दोनों ही जगह जो एक्स यक्स हमको मिला है, दोनों ही एक्स गुणसूत्रों में से किसी एक ही एक्स गुणसूत्र पर यहां पे अप्रभावी जीन उपस्थित है। यानी जो स्त्रियां होगी पूरी की पूरी 100% कैसी हैं, 100 के 100% जो पुत्रियां प्राप्त हुई है यानी जो डॉटर प्राप्त हुई है ये कैसी हैं, पूरे के पूरे कैसे हैं, वाहक हैं, यानी कि कैरियर का काम करेंगे। तो ये हीमोफीलिया की क्या होंगी, वाहक होंगी। तो अगर हम किसी भी हीमोफिलिक स्त्री का विवाह किसी सामान्य पुरुष के साथ कराते हैं तो होने वाले संतानों में पूरे के पूरे 100% जो पुत्र होंगे वो कैसे होंगे, हीमोफिलिक होंगे, और जो पूरे के पूरे 100% पुत्री होंगी वो कैसी होंगी, हीमोफिलिक की वाहक होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में वर्णांधता की वंशागति। तो देखिए वर्णांधता जो होता है ये अप्रभावी जीन सी के कारण होता है, और ये जो वर्णांधता का जीन होता है ये एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है, पुरुष कैसा है, सामान्य है, तो सामान्य पुरुष यहाँ पे आपको लिख लेना है। पुरुष कैसा है यहाँ पे, तो पुरुष है कैसा, सामान्य, तो ये हो गया यहाँ पे सामान्य पुरुष। फिर स्त्री कैसी है, तो स्त्री यहाँ पे आपको लिख लेना है कैरियर, यानी कि वाहक स्त्री लिख लेना है, तो ये हो गया वाहक स्त्री। अब यहाँ पे पुरुष कैसा है, सामान्य, मतलब नॉर्मल एक्स वाई होगा। अब स्त्री कैसी है, वाहक है। तो अगर कोई स्त्री वर्णांधता की वाहक है मतलब उसके दोनों एक्स गुणसूत्रों में से किसी एक एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित होगा। तो यहां पे फीमेल में यदि हम देखेंगे तो एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, तो इनमें से किसी एक एक्स गुणसूत्र पर आप अप्रभावी जीन उपस्थित कर दीजिए। इसका मतलब क्या है कि स्त्री कैसी है, यहां पे वाहक है। अब आपको यहां पे क्या करा देना है, क्रॉस करा देना है। तो देखिए क्रॉस कैसे कराना है आपको, यहां पे कुछ इस प्रकार से आप क्रॉस करा देंगे, एक्स का क्रॉस कराएंगे एक्स के साथ, तो यहाँ पे एक्स ऐसे ही आ जाएगा। फिर इसके बाद आप कराएंगे एक्स का, कराएंगे किसके साथ, एक्स के साथ, तो आ जाएगा एक्स एक्स। फिर इस बाई का कराएंगे आप किसके साथ, इस एक्स के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स बाई आ जाएगा। फिर इसके बाद आप करा दीजिए इस बाई का किसके साथ करा दीजिए, इस एक्स के साथ, तो यहाँ पे नॉर्मल एक्स बाई आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पुत्री प्राप्त हुए हैं, पुत्री और पुत्र दोनों की यदि हम बात करते हैं, तो यदि हम सन की बात करते हैं यानी पुत्र की यदि हम बात करते हैं तो आपको यक्ष वाई में गौर करना। यक्ष वाई क्या होते हैं, पुत्र होते हैं। तो यक्ष वाई देखिए एक यहां पे आया है, एक यहां पे आया है। तो यहां पे जो यक्ष वाई आया है वो कैसा है, सामान्य है। लेकिन यहां पे जो यक्ष वाई आया है, यहां पे जो यक्ष वाई आया है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये जो यक्ष वाई आया है यहां पे पुरुष क्या है, हीमोफिलिक है। कैसा है, सॉरी यहाँ पे वर्णांध है। पुरुष कैसा यहाँ पे, वर्णांध है। तो चूंकि कलर ब्लाइंडनेस की हम वंशागति देख रहे हैं तो यहाँ पे पुरुष कैसा, वर्णांध है। मतलब यहाँ पे जो पुरुष आए हैं उसमें यदि आप पुत्रों की बात करेंगे तो पुत्र जो है आधे पुत्र कैसे हैं, आधे पुत्र सामान्य है, यानी 50% जो पुत्र हैं वो कैसे हैं, नॉर्मल है। कैसे हैं, 50% पुत्र कैसे हैं, नॉर्मल है। वहीं यदि हम बात करें 50% कैसे हैं, हीमोफिलिक है। कैसे हैं, 50, सॉरी यहाँ पे आपको हीमोफिलिक नहीं, 50% पुरुष कैसे हैं, वर्णांध हैं। तो यहां पे आपको कर लेना है क्या, 50% जो पुरुष हैं वो कैसे हैं, वर्णांध हैं। तो ये हो जाएंगे 50% पुरुष कैसे हैं, वर्णांध हैं। फिर इसके बाद देखिए अगला यदि हम बात करते हैं पुत्री की, तो पुत्री यहाँ पे एक्स एक्स देखिए आप, और यहाँ पे एक्स एक्स। तो पुत्री की यदि हम बात करते हैं तो पुत्री में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक्स एक्स यहाँ पे क्या है, सामान्य है, और यहाँ पे स्त्रियां क्या है, वाहक है। तो यानी 50% यदि हम डॉटर की बात करते हैं, पुत्री की बात करते हैं, तो पुत्री में यदि हम देखें तो 50% तो कैसी है, 50% पुत्रियां कैसी है, सामान्य है, यानी कि नॉर्मल है। जबकि 50% कैसी हैं, कैरियर हैं, यानी कि वाहक हैं। तो
तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर किसी सामान्य पुरुष का विवाह किसी वाहक स्त्री के साथ कर दिया जाए, वर्णांधता की वाहक स्त्री के साथ, तो उसमें जो पुत्र प्राप्त होंगे वो 50% नॉर्मल होंगे और 50% वर्णांध पुरुष होंगे। जबकि यदि हम बात करें पुत्री की, तो पुत्री 50% सामान्य होगी और 50% क्या होगी, वाहक होगी। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, चारगाफ का नियम लिखना है। चारगाफ का नियम काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए चारगाफ नामक वैज्ञानिक ने क्या किया 1950 में चारगाफ ने क्या किया कि डीएनए में उपस्थित शर्करा, फास्फोरिक अम्ल तथा विभिन्न प्रकार के प्यूरिन और पिरिमिडिन, इनका आपस में अध्ययन किया। देखिए डीएनए की यदि हम बात करते हैं तो डीएनए क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, यानी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के आपस में बने होते हैं। तो आपको यहां पे समझना है चारगाफ ने क्या किया कि डीएनए में उपस्थित जो न्यूक्लियोटाइड थे उसमें 3 चीजें उपस्थित होती है। पहली चीज क्या होती है, नाइट्रोजनी क्षारक। दूसरी चीज क्या उपस्थित होती है, शर्करा उपस्थित होती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो प्यूरिन और पिरिमिडिन भी उपस्थित होता है। इसके अलावा फास्फोरिक अम्ल उपस्थित होता है। तो चारगाफ नामक वैज्ञानिक ने फास्फोरिक अम्ल, डीएनए में उपस्थित फास्फोरिक अम्ल, शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक यानी कि प्यूरिन और पिरिमिडिन, इन सब का आपस में एक अध्ययन किया और उसके बाद एक नियम दिया जिसे हम कहते हैं चारगाफ का नियम। अब देखिए चारगाफ नियम के कई सारे इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जिसको हमको समझना है। तो पहला इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है कि डीएनए अणुओं में प्यूरिन तथा पिरिमिडिन अणुओं की संख्या जो है हमेशा समान रहती है। तो आप इजीली समझ सकते हैं कि जितनी संख्या जो है एडेनिन और ग्वानिन की होगी उतनी ही संख्या साइटोसिन और थायमिन की होगी। यानी किसी भी प्रकार से चारगाफ नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि अगर कोई भी डीएनए की संरचना है तो उसमें जितने प्यूरिन होंगे उतनी ही पिरिमिडिन की मात्रा होगी। यानी टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडिन की जो है वो क्या होगी, इक्वल होगी, समान होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एडेनिन की जो मोलर मात्रा है वो किसके बराबर होगी, थायमिन के मोलर मात्रा के बराबर। मतलब एडेनिन के जितने अणु होंगे उतने किसके होंगे, एडेनिन के जितने अणु हैं उतने थायमिन के होंगे। और जितने साइटोसिन के अणु हैं उतने अणु किसके होंगे, उतने अणु होंगे यहां पे आपको याद रखना है ग्वानिन के। तो दोनों की मोलर मात्रा समान होती है। एडेनिन की जो मोलर मात्रा होती है वो थायमिन के बराबर होती है और साइटोसिन की जो मोलर मात्रा होती है वो ग्वानिन के बराबर होती है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट चारगाफ ने क्या बताया कि जितनी मात्रा एडेनिन की होगी डीएनए की संरचना के अंदर उतनी ही किसकी होगी, उतनी ही थायमिन की होगी। और जितनी मात्रा मोलर मात्रा होगी किसकी, साइटोसिन की, उतनी ही मोलर मात्रा होगी किसकी, ग्वानिन की। तो ये दूसरा पॉइंट भी आपको नोट करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि जितने भी फास्फोरिक अम्ल के अणुओं की संख्या है एक डीएनए के अंदर, मान लीजिए यदि 50 फास्फोरिक अम्ल है तो शर्करा की संख्या भी कितनी होगी, 50। यानी कहने का मतलब यह है कि फास्फोरिक अम्ल की संख्या और शर्करा की संख्या भी किसी भी डीएनए की संरचना में समान होते। यह भी किसने बताया, यह भी बताया चारगाफ ने। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है कि जितने अणु होंगे शर्करा के उतने ही फास्फोरिक अम्ल के अणु उपस्थित होते हैं किसी भी डीएनए की संरचना में। फिर चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है कि एडेनिन जो है थायमिन के साथ जुड़ता है और साइटोसिन किसके साथ जुड़ता है, ग्वानिन के साथ जुड़ता है। जो इनका अनुपात होता है जुड़ने में वो भी क्या होता है, आपस में समान होता है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट जो नियम है, चारों इंपॉर्टेंट चारगाफ के नियम है, इनको आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षी अणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है। तो देखिए किसी भी प्रतिरक्षी अणु की संरचना की यदि हम बात करते हैं तो प्रतिरक्षी पदार्थ जो होता है वो इम्यूनोग्लोबिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन नामक प्रोटीन के। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु, देखिए जो प्रतिरक्षी अणु है यानी एंटीबॉडी की संरचना जब भी आप देखेंगे तो उसमें 4-4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। कितनी श्रृंखलाएं होती है, 4-4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। और ये श्रृंखलाएं आपस में किसके माध्यम से जुड़ी होती है, डाइसल्फाइड बंधों के माध्यम से जुड़ी होती है। और इनमें से 2 श्रृंखला कैसी होती है, हल्की होती है, एवं 2 श्रृंखला कैसी होती है, हैवी होती है यानी कि भारी होती है। अब भारी श्रृंखला में देखिए क्या कह रहा है कि अमीनो अम्लों की संख्या जो है 400 से भी अधिक होती है। इसीलिए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को हम H2L2 के रूप में दर्शाते हैं। और अधिकांश प्रतिरक्षी अणु ऐसे होते हैं जो कि एकलक की भांति कार्य करते हैं, यानी कि मोनोमर की भांति काम करेंगे। और प्रतिरक्षी के जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं यानी जो प्रतिरक्षी अणु की संरचना होती है ये कैसी होती है, बाई के आकार की होती है। तो कुछ इस प्रकार से आप देख भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे यदि हम बात करते हैं प्रतिरक्षी अणु की संरचना की, तो इस प्रकार से आपको प्रतिरक्षी अणु की संरचना बनानी है। जैसे मान लीजिए यहां पे क्या है, यहां पे इस प्रकार से
4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला आपको बनानी है। एक पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला ये बन गई, तो इसके बाद आपको बनाना है ये, इस प्रकार से आपको श्रृंखला बनानी है। तो 4 टोटल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनानी है आपको। तो पॉलीपेप्टाइड की 4 श्रृंखलाएं होती है किसके अंदर? ये श्रृंखलाएं होती है किसी भी एंटीबॉडी की संरचना के अंदर। तो एंटीबॉडी की संरचना की जब भी आप बात करेंगे, इस प्रकार से पॉलीपेप्टाइड की कितनी श्रृंखलाएं होती है? 4 श्रृंखलाएं होती है। तो 4 श्रृंखला होती है, जिसमें से 2 श्रृंखला कैसी होती है? लंबी होती है, जिसको कि हम भारी श्रृंखला बोलते हैं, और 2 श्रृंखला छोटी होती है, जिसको हम बोलते हैं हल्की श्रृंखला। इसीलिए एंटीबॉडी को हम किसके रूप में लिखते हैं? H2L2। किसके रूप में? H2L2। मतलब हैवी संख्या 2 होती है और लो संख्या यानी कि छोटी श्रृंखला कितनी होती है? 2 होती है। तो H2L2 के रूप में भी हम इसको दर्शाते हैं, यानी 2 पॉलीपेप्टाइड की लंबी श्रृंखलाएं होती है और 2 छोटी श्रृंखला होती है। अब इन दोनों ही श्रृंखलाओं में आप देखेंगे कि आपस में पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखलाएं होती है, ये एक दूसरे से डाइसल्फाइड बंध के माध्यम से जुड़ी होती हैं। टोटल नंबर ऑफ डाइसल्फाइड कितने होते हैं? तो 16 है। आपको याद रखना है 16 डाइसल्फाइड बंधों के माध्यम से आपस में इस प्रकार से पॉलीपेप्टाइड की जो श्रृंखलाएं होती है, ये एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो इस प्रकार से आप यहां पे इजीली देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक यहां पे डाइसल्फाइड बंध होगा, उसी प्रकार एक डाइसल्फाइड बंध यहां पे होगा। तो इस प्रकार से आपस में भी डाइसल्फाइड बंध के माध्यम से इस प्रकार से जुड़े होंगे। तो आपस में ये भी डाइसल्फाइड के बंध के माध्यम से जुड़े होंगे। तो टोटल इस प्रकार से कोई भी यदि एंटीबॉडी की संरचना है, उसमें टोटल नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने होते हैं? 16, यानी 16 डाइसल्फाइड बंधों के माध्यम से इस प्रकार से आपस में ये जुड़े होते हैं। तो आपको यहां पे करना क्या है कि डाइसल्फाइड बंधों के माध्यम से 16 टोटल डाइसल्फाइड बंध आपस में यहां पे आपको इस प्रकार से बनाना है। अब ये डाइसल्फाइड बंधों के माध्यम से तो आपस में जुड़े होते हैं, साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि 2 श्रृंखला भारी होती है। तो ये भारी श्रृंखला है। देखिए भारी श्रृंखला में अब 2 क्षेत्र होते हैं, भारी श्रृंखला और छोटी श्रृंखला। तो छोटी श्रृंखला और भारी श्रृंखला दोनों ही श्रृंखला में आप देखेंगे कि 2 क्षेत्र होते हैं। एक तो क्षेत्र होता है स्थिर, तो ये देखिए नीचे वाला जो क्षेत्र होता है ये होता है स्थिर क्षेत्र। कैसा होता है? ये स्थिर क्षेत्र होता है। तो ये चूंकि भारी श्रृंखला है, तो भारी श्रृंखला के दोनों स्थिर क्षेत्र हो गए। और ये जो ऊपर वाला क्षेत्र होता है, देखिए ये ऊपर का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो होता है परिवर्तनशील क्षेत्र होता है। कैसा होता है? परिवर्तनशील क्षेत्र। तो देखिए हल्की श्रृंखला ये है, ये भी हल्की श्रृंखला है। दोनों श्रृंखला कैसी है? हल्की श्रृंखला। ये वाली श्रृंखला कैसी है? हल्की श्रृंखला है। ये हल्की श्रृंखला है, ये भी हल्की श्रृंखला है। तो हल्की श्रृंखलाओं का परिवर्तनशील क्षेत्र ये वाला हो गया, ये परिवर्तनशील क्षेत्र ये वाला इसका परिवर्तनशील क्षेत्र है। जबकि भारी श्रृंखला का भी देखिए, भारी श्रृंखला का भी ये वाला जो क्षेत्र है ये परिवर्तनशील क्षेत्र है, इसका भी ये वाला क्षेत्र परिवर्तनशील क्षेत्र है। तो इसमें भारी श्रृंखला का भी परिवर्तनशील क्षेत्र होता है ऊपर की ओर। देखिए ऊपर की ओर परिवर्तनशील क्षेत्र इसके ऊपर, और बाकी जो श्रृंखला के नीचे का भाग है ये क्या है? स्थिर भाग है। तो 2 श्रृंखलाएं होती है, भारी श्रृंखला और 2 होती है स्थिर श्रृंखला। तो यानी 2 भारी श्रृंखला होती है, 2 हल्की श्रृंखला। तो हल्की श्रृंखला में भी स्थिर क्षेत्र होता है, नीचे वाला क्षेत्र जो है स्थिर क्षेत्र होता है, ऊपर वाला क्षेत्र परिवर्तनशील क्षेत्र होता है। और कोई भी एंटीबॉडी की जो संरचना कैसे होती है आप देख सकते हैं, लगभग आपको अंग्रेजी के बाई के आकार की दिखाई दे रही है। तो इसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। और जैसे ही कोई एंटीजन आकर के यहां पे एक स्थान होता है जिसको हम बोलते हैं प्रतिजन बंधक स्थल क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं इसको हम? प्रतिजन बंधक स्थल क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में आकर के कोई भी एंटीजन फंस जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहां पे एंटीबॉडी की संरचना समझ में आ गई होगी। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन्य प्राणियों के नष्ट होने के कोई 5 कारण बताना है। तो देखिए कोई भी वन्य प्राणी के नष्ट होने के यहां पे कई सारे कारण हैं। पहला जो कारण है वो ये है कि वन्य प्राणियों के आवासों का प्रतिकूल परिवर्तन, यानी जो वन्य प्राणी है वन के कट जाने के कारण वन्य प्राणियों का जो आवास है वो क्या हो गया है? परिवर्तित हो गया है। कहीं पर भी यदि आप वन है, अगर वहां पे आप वृक्षों की ज्यादा मात्रा में कटाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जीव जंतु जो है बाहर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो इस प्रकार से उनमें कमी आएगी। तो क्रमशः वन्य प्राणी इस प्रकार से नष्ट भी होते हैं, क्योंकि आपने उसके वातावरण को ही नष्ट कर दिया एक प्रकार से। तो पहला रीजन क्या है वन्य प्राणियों के नष्ट हो जाने का? वन्य प्राणियों के आवासों का प्रतिकूल परिवर्तन। अगर उनके आवासों में प्रतिकूल परिवर्तन होता है
तो भी वन्य प्राणी नष्ट हो जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है शिकार। देखिए, पैसा कमाने के लिए तथा कई सारे औजार प्राप्त करने के लिए, कई सारे आभूषण बनाने के लिए लगातार मानव क्या करता है, जानवरों का उपयोग करता है, जानवरों के मांसों को भी बाहर निकालता है, उनके कई सारी सामग्रियों को शरीर से बाहर निकाल के उनसे पैसा कमाता है। तो इस प्रकार से शिकार करने के माध्यम से भी अगर ज्यादा मात्रा में शिकार करेंगे तो उससे भी वन्य प्राणियों के नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो कुल मिला के दूसरा रीजन क्या है, शिकार। तो शिकार अगर ज्यादा मात्रा में करेंगे वन्य प्राणियों का तो इससे भी उनकी संख्या में क्या आएगी, कमी आएगी। फिर तीसरा कारण है वैधानिक नियमों की कमी। कई सारे नियमों का भी अभाव है। अगर यदि हम चाहें तो कई सारे राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में और कई सारे नियमों को डेवलप करके हम वहां के वन्य प्राणियों को बचा सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मली जंगल में जो भी जीव जंतु हैं उनको भी हम सेव कर सकते हैं कई प्रकार के वैधानिक नियमों का उपयोग करके। अतः वैधानिक नियमों में क्या है, कमी है। यदि इसकी जगह कुछ सही नियम और बन जाए तो और हद तक हम वन्य जीवों को नष्ट होने से बचा सकते हैं। तो वन्य प्राणियों के एक नष्ट होने का कारण यह भी है कि कई सारे वैधानिक नियमों की भी क्या है, कमी है। चौथा इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, प्राकृतिक विविधताएं। प्राकृतिक संपदा में अगर अनियंत्रित दोहन होगा, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि अगर किसी भी प्राकृतिक संपदा का हम आवश्यकता से अधिक यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो जीव जंतु हैं वो बाहर की ओर पलायन करेंगे और वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, विपरीत या प्रतिकूल वातावरण के कारण क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो चौथा कारण है प्राकृतिक विविधताएं। पांचवा इंपॉर्टेंट रीजन है प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन। पॉल्यूशन एक ऐसी चीज है, पॉल्यूशन यदि ज्यादा मात्रा में होगा तो उससे भी जीव जंतु प्रभावित होते हैं और एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान जाने की कोशिश करते हैं और दूसरे स्थान में प्रतिकूल वातावरण मिलने के कारण वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये आपको वन्य प्राणियों के नष्ट होने के 5 कारण भी लिखना है। इसको भी आपको तैयार कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है स्वस्थानीय संरक्षण यानी इन सिटू कंजर्वेशन और बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है, यानी एक्स सिटू कंजर्वेशन और इन सिटू कंजर्वेशन आपको समझाना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इन सिटू कंजर्वेशन यानी कि स्वस्थानीय संरक्षण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि स्वस्थानीय संरक्षण मतलब कोई मान लीजिए जीव जंतु जिस स्थान पर रह रहा है या कोई पेड़ पौधा जिस स्थान पे है, अगर उसी स्थान पे यदि हम उसका संरक्षण करते हैं तो इसे हम कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। मतलब यदि हम किसी जीव जंतु का स्थान परिवर्तित ना करें और उसको हम क्या करें, वहीं पे मतलब उसके प्राकृतिक आवासों में ही यदि हम उसको सुरक्षित करते हैं तो इस क्रिया को हम बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन या स्वस्थानीय संरक्षण। कई सारे माध्यम है जिनके माध्यम से हम स्वस्थानीय संरक्षण कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यानों के माध्यम से अगर कोई भी जंतु जीव जंतु जहां पर है, जिस राष्ट्रीय उद्यान पे है, हम वहीं पर उनको सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये पहला इंपॉर्टेंट कारण है किसका, इन सिटू कंजर्वेशन का। मतलब राष्ट्रीय उद्यानों के माध्यम से हम किसी भी जीव को जो जिस जगह पे है उसी जगह पे उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है अभयारण्य यानी सेंचुरीज के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, कई सारे वाइल्ड लाइफ की स्थापना कर सकते हैं और वहीं पे हम अभयारण्यों में ही क्या कर सकते हैं, जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों में ही हम कंजर्वाइव कर सकते हैं या उनको सुरक्षित करके रख सकते हैं। फिर है प्राणी उद्यान यानी कि जूलॉजिकल पार्क, जिसको आप बोलते हैं चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर के माध्यम से भी अगर चिड़ियाघर में कोई जीव जंतु है तो हम उनको वहां पर ही उनकी प्राकृतिक आवासों में ही सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस प्रकार से इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि किसी भी जीव जंतुओं को या पेड़ पौधों को हम उनके प्राकृतिक आवासों या मूल आवासों में जहां वो रह रहे हैं वही स्थान पर यदि हम उनको संरक्षित कर दिए तो इसे हम कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन या हम उसे कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। अब इसके बाद हम देखते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन यानी कि एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि कोई भी जीव जंतु अगर मान लीजिए जिस स्थान पे रह रहा है उसको हम उस स्थान से कहीं दूर ले जाकर के दूसरे स्थान पे ले जाकर के उसको हम सुरक्षित करके संरक्षित रखते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन यानी कि बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंतर्गत जीवों एवं पेड़ पौधों का संरक्षण जो है हम उनके मूल आवासों से दूर ले जाकर के कर सकते हैं और इसके अंतर्गत पौधों का संरक्षण जो है हम निम्न प्रकार से संस्थाओं के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो कौन कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन कर सकते हैं? तो वनस्पतिक उद्यानों के माध्यम से यानी कि अलग अलग प्रकार से बोटेनिकल गार्डन्स बना करके हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पेड़ पौधों को हम सुरक्षित करके रख सकते हैं। इसके अलावा वानिकी अनुसंधानों में यानी जो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं यहां पर भी हम
क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को एकत्रित करके ले जा करके उनको हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो यानी किसी भी पेड़ पौधे को या जीव जंतु को हम उसके प्राकृतिक या मूल आवासों से दूर ले जा करके यदि हम उसको कहीं दूसरी जगह सुरक्षित करते हैं तो इसे हम कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेंडल द्वारा मटर के पौधे चुने जाने के कारण लिखिए। तो मेंडल द्वारा मटर के पौधे चुने जाने के कई सारे रीजन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में पूछा जाता है। पहला कारण क्या है, देखिए कि एक वर्षीय होता है जो मटर का पौधा होता है, यानी जो पाइसम सटाइवम का प्लांट होता है, ये कैसा होता है, एक वर्षीय होता है। तो इसको हम वर्ष के अंदर जल्दी उगा सकते हैं, मतलब यदि हमको प्रयोग करना है तो प्रयोग करने के लिए ज्यादा वेट या इंतजार नहीं करना पड़ेगा, पौधे से हम बीज को जल्दी ही प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि एक साल के अंदर इसको हम 2 बार भी उगा सकते हैं। तो इस प्रकार से मटर का पौधा जो होता है एनुअल होता है, एक वर्षीय होता है, जिस कारण से मेंडल ने मटर का पौधा चुना। तो पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, देखिए कि मटर के जो पुष्प होते हैं ये द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअली होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रीजन है। द्विलिंगी पुष्प होते हैं जिस कारण से इनमें हम स्वपरागण आसानी से करा सकते हैं, और पुष्प की बनावट ऐसी होती है कि इसमें हम आसानी से परपरागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। तो यह भी एक रीजन था। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि संकरण हेतु पर परागण आसानी से करा जा सकता है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि पुष्पों की बनावट ही ऐसी होती है मटर के पौधों के पुष्पों, क्योंकि इनमें हम आसानी से पर परागण भी करा सकते हैं। फिर अगला इंपॉर्टेंट देखिए मटर के पौधे चुने जाने का कारण क्या था कि मटर के पौधे में कई विपरीत लक्षण यानी कि कई विरोधी लक्षण मौजूद होते हैं, जिस कारण से मेंडल को प्रयोगों करने में भी कई सारे अलग अलग लक्षण जो है मौजूद दिखे। तो यह भी एक रीजन था किसका, मेंडल द्वारा मटर के पौधे चुने जाने का, क्योंकि उसमें कई सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है मौजूद थे, कई सारे विपर्यायी लक्षण मौजूद होते हैं किसके अंदर, मटर के पौधे के अंदर। अगला इंपॉर्टेंट कारण है 5वां नंबर, देखिए क्या है कि जो F1 संतति होती है उसके पौधों को हम आसानी से उगा सकते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि अगर F1 पीढ़ी है इसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे विपरीत या विरोधी लक्षण मौजूद होते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मेंडल द्वारा मटर के पौधे चुने जाने के कई सारे रीजन हैं जिनको आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक संकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए। तो देखिए एक संकर क्रॉस यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि हम एक कोई ऐसा क्रॉस कराएं जिसमें केवल और केवल एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को हम लें। सपोज करिए जैसे मान लीजिए यहां पे हम केवल एक लक्षण लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, पुष्प की लंबाई। तो पुष्प की लंबाई पौधा मान लीजिए लंबा है या तो बौना है, तो लंबा पौधा मान लीजिए है और उसका अपोजिट लक्षण क्या हो गया, बौना पौधा। तो 2 लक्षण यहां पे हो गए, यानी एक लंबा पौधा हो गया, एक बौना पौधा हो गया, तो 2 लक्षण हो गए यानी कि एक जोड़ी लक्षण। तो यदि हम एक जोड़ी लक्षण को लेते हैं और एक जोड़ी लक्षण को लेकर के उनके मध्य आपस में क्रॉस कराते हैं तो इस प्रकार के क्रॉस को हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी कि एक संकर संकरण। तो मान लीजिए हमने यहां पे लंबे पौधे लिया है कैपिटल टी और कैपिटल टी का क्रॉस हमने करा दिया बौने पौधों के साथ। तो बौने पौधों के साथ अगर हमने क्रॉस करा दिया तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमको F1 पीढ़ी जो प्राप्त होगी इसमें केवल और केवल लंबे पौधे ही दिखाई देंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम एक जोड़ी लक्षण लेते हैं, यानी एक लक्षण हमने लिया पौधे की लंबाई, तो पौधा कैसा है, लंबा, उसका लक्षण हमने लिया उल्टा विपरीत या विरोधी लक्षण बौना पौधा, दोनों के मध्य हमने क्रॉस करा दिया। तो इस प्रकार का क्रॉस क्या कहलाएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी कि एक संकर संकरण। तो इस प्रकार से देखिए ये जो सभी के सभी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जितने भी हैं सब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। 8 मार्च के दिन आपका बायोलॉजी का एग्जाम है जिसके लिए ये सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।